नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी रोजगार योजना को समझने जा रहे हैं। इसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, या शॉर्ट में कहें तो PMVBRY। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। कोई भी देश लाखों की तादाद में अच्छी, फॉर्मल और भविष्य के लिए तैयार नौकरियां कैसे पैदा कर सकता है? ये सच कहूं तो किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होती है। और हाँ, इसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकार एक नई स्कीम लेकर आई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये जो विकसित भारत 2047 का बड़ा विजन है ना, यह स्कीम उसी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये है क्या और काम कैसे करती है। देखें, इस योजना की जो स्ट्रैटेजी है वो दो तरफा है। एक तरफ ये नए कर्मचारियों को सीधे तौर पर सपोर्ट करती है और दूसरी तरफ ये कंपनियों को इंसेंटिव देती है ताकि वो और लोगों को नौकरी पर रखें। मतलब ये एक ही तीर से दो निशाने लगाने जैसा है, कर्मचारी और कंपनी दोनों की मदद। अब इसकी टाइमलाइन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये स्कीम 1 अगस्त 2025 को शुरू होगी और जो नए कर्मचारी हैं वो सिर्फ 2 साल के अंदर यानी 21 जुलाई 2027 तक ही इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये एक लिमिटेड टाइम के लिए खुली विंडो है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो पहली बार जॉब मार्केट में आ रहे हैं। उनके लिए इस स्कीम में क्या खास है? इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए एक शर्त है, फर्स्ट टाइमर होना। अब सवाल उठता है कि ये फर्स्ट टाइमर है कौन? तो देखिए, फर्स्ट टाइमर वो कर्मचारी है जिसका इस स्कीम के शुरू होने से पहले कभी भी EPF यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था और जो इस रजिस्ट्रेशन पीरियड के दौरान नौकरी ज्वाइन करता है। अच्छा, तो एक एलिजिबल फर्स्ट टाइमर को मिलता क्या है? उन्हें मिलता है 15,000 रुपए तक का वन टाइम इंसेंटिव। लेकिन रुकिए, ये 15,000 रुपए एक साथ नहीं मिलते। इसकी एक पूरी प्रोसेस है। पहले 6 महीने लगातार नौकरी करने के बाद पहली किश्त मिलती है जो है 7,500 रुपए तक। फिर EPFO पोर्टल पर एक जरूरी फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स पूरा करना होता है और जब नौकरी के 12 महीने पूरे हो जाते हैं तब जाकर बची हुई रकम मिलती है। इस इंसेंटिव का जो ऑफिशियल मकसद है वो सिर्फ पैसा देना नहीं है। जैसा कि दस्तावेजों में लिखा है, इसका असल मकसद फर्स्ट टाइमर्स को उनके करियर के शुरुआती दिनों में मदद करना है और अगर वो कोई नई स्किल सीखते हैं तो उसके खर्च में भी थोड़ी राहत देना है। तो ये एक तरह का सपोर्ट सिस्टम है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी कंपनियां। उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी देने के लिए कैसे मोटिवेट किया जा रहा है? यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। जो जनरल सेक्टर्स की कंपनियां हैं उन्हें 2 साल तक इंसेंटिव मिलता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां हैं उनके लिए ये फायदा डबल है, मतलब पूरे 4 साल। ये भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। अब ये इंसेंटिव मिलता कैसे है? ये सीधा सीधा नए कर्मचारी की सैलरी पर निर्भर करता है। अगर सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को हर महीने 1,000 रुपए तक मिल सकते हैं और जैसे जैसे सैलरी का स्लैब बढ़ता है ये इंसेंटिव भी बढ़कर 2,000 और फिर 3,000 रुपए महीना तक हो जाता है। लेकिन हाँ, एक शर्त भी है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी फायदा मिल जाएगा। कंपनियों को सच में नई नौकरियां पैदा करनी होंगी। जो छोटी कंपनियां हैं जहां 50 से कम लोग काम करते हैं उन्हें कम से कम 2 नई नौकरियां देनी होंगी और जो बड़ी कंपनियां हैं उन्हें कम से कम 5 नई नौकरियां देनी होंगी। तो ये सब कुछ प्रैक्टिकली कैसे काम करेगा? चलिए जरा पर्दे के पीछे की टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस पर एक नजर डालते हैं। इस पूरी योजना को श्रम और रोजगार मंत्रालय चला रहा है और इसे जमीन पर उतारने का काम कर रहा है EPFO यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत में करोड़ों कर्मचारियों का रिटायरमेंट फंड मैनेज करता है। इस स्कीम में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है ताकि सब कुछ पारदर्शी रहे। हर कर्मचारी का आधार से जुड़ा UN होना जरूरी है। फर्स्ट टाइमर्स के लिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। सारा पैसा सीधे बैंक खातों में DBT के जरिए भेजा जाएगा और सबसे जरूरी बात, धोखाधड़ी रोकने के लिए GST और इनकम टैक्स जैसे पोर्टल से डेटा को क्रॉस चेक किया जाएगा। और हाँ, ये कोई ब्लैंक चेक नहीं है। नियम बहुत सख्त हैं। जिन कंपनियों का रिकॉर्ड खराब है या जिन पर धोखाधड़ी का कोई केस चल रहा है उन्हें इस स्कीम से बाहर रखा गया है। इससे ये पक्का होता है कि टैक्स पेयर्स का पैसा सिर्फ सही और ईमानदार कंपनियों तक ही पहुंचे। अच्छा, अब थोड़ा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर ये योजना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए इतनी जरूरी क्यों है? जरा इस स्कीम के स्केल के बारे में सोचिए। सरकार इस पर लगभग 99,446 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। जी हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। ये दिखाता है कि ये कोई छोटी मोटी पहल नहीं बल्कि रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ा और सीरियस निवेश है। तो संक्षेप में कहें तो ये स्कीम एक साथ 4 बड़े मकसदों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। पहला, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बनाना। दूसरा, वर्कफोर्स को फॉर्मल इकोनॉमी में लाना। तीसरा, कर्मचारियों की स्किल्स को बेहतर करना और चौथा, देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करना। और आखिर में इस पूरी योजना का जो सपना है वो ये है कि भारत में एक ज्यादा डायनामिक, फॉर्मल और इंक्लूसिव लेबर मार्केट को बढ़ावा दिया जाए, खासतौर पर युवाओं के लिए। तो बड़ा सवाल यही है, क्या ये महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट सच में भारत के रोजगार के पूरे सीन को बदल पाएगा?
खैर ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये सही दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम सरकार की एक बहुत ही कह सकते हैं एम्बिशियस योजना की परतें खोलने वाले हैं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। हमारे पास इसके ऑफिशियल गाइडलाइंस और कुछ ब्रीफिंग नोट्स हैं और हमारा मिशन है इसे डीकंस्ट्रक्ट करना, समझना कि ये असल में है क्या। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक और सरकारी स्कीम नहीं है, इसके डिजाइन में कुछ बहुत ही स्मार्ट और सरप्राइजिंग चीजें छिपी हैं जो बताती हैं कि सरकार जॉब्स, स्किल्स और इकोनॉमी के बारे में अब कैसे सोच रही है। ये योजना असल में एक कहानी के दो हिस्सों की तरह है, एक कर्मचारी के लिए और दूसरा एम्प्लॉयर के लिए, और इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी से लेकर फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी तक सब कुछ शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले इसका कोर आइडिया समझते हैं। जैसा मैंने कहा, इसके दो हिस्से हैं, भाग ए और भाग बी। तो ये दो अलग अलग हिस्सों में क्यों बांटा गया है, इसका बड़ा मकसद क्या है? देखिए, ये इसका सबसे क्लेवर हिस्सा है। हाँ। किसी भी जॉब मार्केट की दो साइड्स होती हैं, है ना? एक सप्लाई यानी काम करने वाले लोग और दूसरी डिमांड यानी नौकरियां। ज्यादातर स्कीमें इनमें से किसी एक पर फोकस करते हैं। ये योजना दोनों पर एक साथ काम करती है। भाग ए एम्प्लॉयज की सप्लाई को बेहतर बनाता है, अच्छा, उन्हें ना सिर्फ पैसा देता है बल्कि फाइनेंशियल स्किल्स भी सिखाता है। और भाग बी वो जॉब्स की डिमांड क्रिएट करने के लिए एम्प्लॉयर को एक जबरदस्त इंसेंटिव देता है। ये एक पूरी इकोसिस्टम को आप कह सकते हैं किक स्टार्ट करने की कोशिश है। अच्छा, तो ये सिर्फ पैसा बांटना नहीं है, ये पूरे सिस्टम को एक धक्का देने की कोशिश है। एक तरफ स्किल्ड और फाइनेंशियली अवेयर वर्कफोर्स तैयार करो और दूसरी तरफ कंपनियों को उन्हें हायर करने के लिए मनाओ। बिल्कुल। ये सुनने में तो काफी कॉम्प्रहेंसिव लगता है। चलिए पहले भाग ए पर फोकस करते हैं, जो एम्प्लॉइज के लिए है। इसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, फर्स्ट टाइमर। उसका ठीक ठीक मतलब क्या है? फर्स्ट टाइमर का मतलब है कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जिसका पहले कभी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मतलब ईपीएफ अकाउंट नहीं रहा हो। ओके। एसेंशियली ये वो लोग हैं जो भारत के फॉर्मल वर्कफोर्स में पहली बार कदम रख रहे हैं। पहली बार? हाँ, सरकार इन्हीं को टारगेट कर रही है और इसके लिए दो शर्तें हैं। एक, उन्हें 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच नौकरी ज्वाइन करनी होगी, और दूसरी, उनकी महीने की सैलरी 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फ्रेशर्स और पहली बार फॉर्मल जॉब करने वालों के लिए है। और उन्हें 15,000 रुपए का इंसेंटिव मिलता है। लेकिन ये मिलता कैसे है? क्या ये नौकरी लगती मिल जाता है? नहीं, और यहीं पर इसका डिजाइन दिलचस्प हो जाता है। ये 2 किश्तों में मिलता है। 2 किश्तों में? हाँ, पहली किश्त जो 7,500 रुपए की है वो 6 महीने लगातार काम करने के बाद मिलती है। 6 महीने? जी। इससे सरकार ये पक्का करती है कि कर्मचारी नौकरी में टिका रहे, सिर्फ इंसेंटिव के लिए ज्वाइन करके छोड़ न दे। ये तो स्मार्ट है। और यहीं पर बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। दूसरी किस्त के लिए एक शर्त है, और वो सिर्फ नौकरी में टिके रहने की नहीं है ना? हाँ, और ये शायद इस योजना का सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट है। दूसरी किस्त पाने के लिए एम्प्लॉय को ईपीएफओ के पोर्टल पर एक फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स पूरा करना होगा। क्या? हाँ, ये कंपलसरी है। 1 मिनट, मतलब सरकार पैसा देने के लिए पहले फाइनेंशियल एजुकेशन लेने को कह रही है? लेकिन क्या ये सिर्फ एक खाना पूर्ति बन के नहीं रह जाएगा? कौन सच में ध्यान देगा? लोग तो बस जल्दी जल्दी क्लिक करके कोर्स पूरा कर लेंगे ताकि उन्हें पैसे मिल जाए। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और शॉर्ट टर्म में शायद ऐसा ही हो, लेकिन यहाँ सरकार बिहेवियर चेंज पर दाव लगा रही है। बिहेवियर चेंज? हाँ, सोचिए, लाखों युवा जो पहली बार कमा रहे हैं, उन्हें बचत, निवेश, ईपीएफ और इंश्योरेंस जैसे कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, भले ही कंपलसरी तरीके से। ये एक तरह का फाइनेंशियल ऑनबोर्डिंग है जो भारत के फॉर्मल वर्कफोर्स के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर सकता है। मकसद ये नहीं है कि सब रातों रात एक्सपर्ट बन जाएं, बल्कि ये है कि उनके दिमाग में बीज बो दिया जाए। अच्छा, तो ये एक लॉन्ग टर्म बेट है, आप उन्हें सिस्टम में ला रहे हैं और साथ ही? बिल्कुल, और साथ ही सिस्टम को समझने के टूल्स भी दे रहे हैं। हाँ, सही कहा, ये सिर्फ एक हैंडआउट नहीं है। बिल्कुल नहीं, और इसमें एक और परत है। जो दूसरी किश्त है वो सीधे कैश में नहीं दी जाएगी, तो फिर उसे एक खास सेविंग इंस्ट्रूमेंट या डिपॉजिट अकाउंट में डाला जाएगा। अच्छा, ये एक तरह से फोर्स सेविंग है। ये कुछ वैसा ही है जैसे हमारे माता पिता करते थे, पहली तनख्वाह का एक हिस्सा सीधे निकालकर फिक्स डिपॉजिट में डाल देते थे। हाँ। सरकार अब वही काम डिजिटल तरीके से कर रही है। हाँ। ताकि बचत की आदत शुरू से ही पड़ जाए। वाह, और इसमें एक टेक एंगल भी है, मैंने पढ़ा था, UAMANG, अमंग ऐप और फेस ऑथेंटिकेशन वाला। जी, कर्मचारी को अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN बनाने या वेरीफाई करने के लिए अमंग ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब फैट का इस्तेमाल करना होगा। फेस ऑथेंटिकेशन? हाँ,
ये पूरी प्रक्रिया को सिक्योर बनाता है और घोस्ट एम्प्लॉइज की संभावना को खत्म करता है। हाँ। ये टेक्नोलॉजी को सोशल सिक्योरिटी डिलीवरी का कोर हिस्सा बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। तो ये तो हुई कर्मचारियों को तैयार करने की बात, उन्हें फाइनेंशियली लिटरेट बनाना, उनमें सेविंग की आदत डालना और टेक्नोलॉजी से जोड़ना। लेकिन तैयार कर्मचारियों का क्या फायदा अगर उनके लिए नौकरियां ही ना हो? यहीं पर इस योजना का दूसरा और शायद ज्यादा महत्वाकांक्षी हिस्सा आता है, कंपनियों को ज्यादा लोगों को काम पर रखने के लिए मनाना। एकदम सही। ये है भाग बी। इसका पूरा फोकस नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट पर है। नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट? हाँ, मतलब सरकार कंपनियों को रूटीन हायरिंग के लिए नहीं बल्कि नई नौकरियां क्रिएट करने के लिए रिवॉर्ड देगी। ये नई नौकरियां गिनी कैसे जाएंगी? मतलब सरकार को कैसे पता चलेगा कि कोई नौकरी नई है या किसी पुराने कर्मचारी की जगह पर आई है? इसके लिए सरकार हर कंपनी के लिए एक बेसलाइन तय करती है। बेसलाइन? हाँ, ये बेसलाइन पिछले साल यानी अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक कंपनी के एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पर आधारित होगी। अच्छा। जो भी भर्ती इस बेसलाइन के ऊपर होगी उसे ही एडिशनल एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। और जो नई कंपनियां हैं जो 1 अगस्त 2025 के बाद शुरू हो रही हैं, उनके लिए ये बेसलाइन 20 कर्मचारियों पर सेट की गई है। लेकिन क्या ये छोटी कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? बेसलाइन, फिर उसके ऊपर भर्ती, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों ही उठा पाएंगी जिनके पास बड़े HR डिपार्टमेंट होते हैं? ये एक वैलिड कंसर्न है, लेकिन सरकार ने इसे भी ध्यान में रखा है। उन्होंने एक थ्रेशोल्ड भी रखा है। थ्रेशोल्ड? हाँ, ये एक स्मार्ट तरीका है ये सुनिश्चित करने का कि इंसेंटिव असली ग्रोथ के लिए मिले, ना कि 1-2 लोगों की रूटीन हायरिंग के लिए। अच्छा, ये थ्रेशोल्ड कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए कि सरकार छोटी मोटी भर्तियों पर पैसा नहीं लुटाना चाहती। वो कह रही है कि अगर आपकी 40 लोगों की टीम है तो सिर्फ एक नई भर्ती करने से काम नहीं चलेगा। आपको कम से कम 2 नई नौकरियां पैदा करनी होंगी, मतलब टीम को 42 तक पहुंचाना होगा, तभी हम आपकी मदद करेंगे। और बड़ी कंपनियों के लिए? 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए ये थ्रेशोल्ड 5 नौकरियों का है। ये कंपनियों को शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सोचने पर मजबूर करता है। और मैंने सुना है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए खास बोनस है, ऐसा क्यों? बाकी सेक्टर्स के साथ ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक फोकस है। कैसे? ज्यादातर सेक्टर्स के लिए सरकार हर नई नौकरी पर 2 साल तक इंसेंटिव देगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये इंसेंटिव 4 साल तक मिलेगा। 4 साल तक? दुगना? जी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। क्या वजह है? वजह है मेक इन इंडिया और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में हो रहा बदलाव। देखिए, कोरोना के बाद दुनिया भर की कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती हैं। हाँ, ये तो है। भारत इस मौके का फायदा उठाकर खुद को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर स्थापित करना चाहता है। ये 4 साल का इंसेंटिव PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड स्कीम्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। अच्छा। सरकार का मैसेज साफ है, अगर आप भारत में फैक्ट्री लगाते हैं और नौकरियां पैदा करते हैं तो हम आपको लंबे समय तक सपोर्ट करेंगे। ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को एक बहुत बड़ा बूस्ट दे सकता है। समझ गए। तो ये एक आइसोलेटेड पॉलिसी नहीं है बल्कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये डॉट्स कनेक्ट करना जरूरी था। लेकिन इन सब में पैसे का लेन देन कैसे होगा? क्या इसमें बहुत पेपर वर्क और ब्यूरोक्रेसी होगी? नहीं, और यहीं पर टेक्नोलॉजी फिर से हीरो बनकर आती है। सब कुछ डिजिटल है। पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए जाएगा। DBT? हाँ, एम्प्लॉय को उसके आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में और एम्प्लॉयर को उसके पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट में। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कागजी कार्रवाई नहीं। और धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या इंतजाम है? क्योंकि जहां भी सरकारी पैसा होता है वहां फ्रॉड का खतरा भी होता है। इसके लिए सरकार एक डिजिटल ड्रैगनेट बिछा रही है। डिजिटल ड्रैगनेट? ये सुनने में किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है, पर है बहुत असरदार। ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि सरकार एक डिजिटल जाल बिछा रही है। कोई भी कंपनी जो सिर्फ कागजों पर नौकरियां दिखाकर फायदा उठाना चाहेगी वो पकड़ी जाएगी। EPFO का सिस्टम कंपनी के GST फाइलिंग्स, GST, इनकम टैक्स यानी CBDT रिकॉर्ड्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA के डेटा, इन सबको एक साथ देखेगा और क्रॉस वेरीफाई करेगा। वाह। अगर आपके बताए गए कर्मचारी का डेटा इन जगहों पर नहीं मिलता या आपकी GST रिटर्न आपकी बताई एम्प्लॉय स्ट्रेंथ से मेल नहीं खाती तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये तकनीक का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी को लगभग नामुमकिन बनाने की कोशिश है। वो वैसे ही डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ये सिर्फ एक नौकरी देने वाली योजना नहीं है, ये एक बहुत ही केयरफुली डिजाइंड सिस्टम है। एक तरफ ये नए कर्मचारियों को फाइनेंशियल डिसिप्लिन और सेविंग की आदत सिखाता है और दूसरी तरफ ये कंपनियों को खासकर मैन्युफैक्चरिंग में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक मजबूत इंसेंटिव देता है। सही कहा। आकर्षक बात इसके डिजाइन की गहराई है। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये बिहेवियर चेंज को नच करने, इस रिकग्निशन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सोशल सिक्योरिटी को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और कह सकते हैं ऑडिट फ्रेंडली बनाने के बारे में है। ये सप्लाई और डिमांड दोनों साइड्स को बहुत ही बारीकी से एड्रेस करता है, जो दुर्लभ है। इस पूरी बातचीत से श्रोताओं के सोचने के लिए एक आखिरी विचार क्या हो सकता है? ये योजना फेस ऑथेंटिकेशन जैसी नई टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है और इसे फॉर्मल वर्कफोर्स में एंट्री के लिए एक तरह से स्टैंडर्ड बना रही है। इससे एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है,
जैसे जैसे हम रोजगार और सोशल सिक्योरिटी में बायोमेट्रिक और डिजिटल आइडेंटिटी को और ज्यादा इंटीग्रेट करेंगे तो इससे एफिशिएंसी और इंक्लूजन की कौन सी नई संभावनाएं खुलेंगी। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन साथ ही भविष्य में डेटा प्राइवेसी और एक्सेस से जुड़ी किन नई चुनौतियों पर हमें विचार करने की जरूरत होगी। क्या होगा अगर किसी की बायोमेट्रिक आइडेंटिटी काम ना करे? क्या हम टेक्नोलॉजी पर इतने निर्भर हो जाएंगे कि हम उन लोगों को पीछे छोड़ देंगे जो इसके साथ सहज नहीं है? ये सवाल आने वाले समय में बहुत अहम होने वाले। नमस्कार, क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने 99,446 करोड़ रुपीस का एक मैसिव इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है जो इंडिया के एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप को पूरी तरह बदलने वाला है। इमेजिन एक ऐसी स्कीम जो न सिर्फ नए एम्प्लॉयज को 15,000 रुपीस का डायरेक्ट बेनिफिट देती है बल्कि एम्प्लॉयर्स को भी अगले 4 सालों तक इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। लेकिन याद रखें, इस अवसर का पूरा लाभ उठाने की चाबी छुपी है फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स के स्ट्रिक्ट कंप्लायंस में। आज हम डिकोड करेंगे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी PMVBRY के हर एक टेक्निकल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट को। आइए शुरू करते हैं इंडिया के भविष्य की ओर ये यात्रा। वेलकम टू दिस एक्सक्लूसिव डीप डाइव सेशन। आज का हमारा विषय है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसे शॉर्ट में PMVBRY कहा जाता है। ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट 2024-25 का एक कॉर्नरस्टोन है, जिसका मुख्य उद्देश्य है विकसित भारत एट 2047 के विजन को साकार करना। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है। इसका प्राइमरी गोल है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करना और एम्प्लॉयबिलिटी को एनहांस करना। ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से इफेक्टिव होगी और इसका रजिस्ट्रेशन पीरियड 31 जुलाई 2027 तक चलेगा। चाहे आप एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट हो या एक सर्विस सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट या फिर आप करियर शुरू करने वाले एक फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय हो, ये स्कीम आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज हम इसके रूल्स, एलिजिबिलिटी, फॉर्मूलाज और कंप्लायंस के हर एक बिंदु पर गहरी चर्चा करेंगे ताकि आप 100% एक्यूरेसी के साथ इसका लाभ उठा सके। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द टाइमलाइन। ये स्कीम इफेक्टिव डेट 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। इसका मतलब है कि जो भी नए एम्प्लॉयज 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 के बीच आपकी एस्टैब्लिशमेंट ज्वाइन करेंगे, सिर्फ वही इस स्कीम के अंडर कवर होंगे। इस स्कीम का टोटल फाइनेंशियल आउटले 99,446 करोड़ रुपीस है। ये एक फंड लिमिटेड स्कीम है, जिसका मतलब है कि बेनिफिट्स तब तक ही मिलेंगे जब तक फंड्स अवेलेबल है या स्कीम पीरियड खत्म नहीं हो जाता। इसलिए अर्ली कंप्लायंस और टाइमली रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। PMVBRY का स्ट्रक्चर ड्यूअल प्रोंग्ड है, यानी इसके 2 मुख्य हिस्से हैं। पार्ट ए जो एम्प्लॉय सेंट्रिक है, स्पेसिफिकली फर्स्ट टाइमर्स के लिए। पार्ट बी जो एम्प्लॉयर सेंट्रिक है, जॉब क्रिएशन को इंसेंटिवाइज करने के लिए। आइए अब पार्ट ए को डिटेल में समझते हैं। ये सेक्शन उन फर्स्ट टाइमर एम्प्लॉयज के लिए डिजाइन किया गया है जो वर्कफोर्स में पहली बार आ रहे हैं। हु इज अ फर्स्ट टाइमर? गाइडलाइंस के अनुसार एक फर्स्ट टाइमर वो एम्प्लॉय है जिसने स्कीम शुरू होने से पहले कभी भी EPFO या किसी एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट में कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। उनकी ग्रॉस मंथली वेज ज्वाइनिंग के वक्त 1 लाख रुपीस तक होनी चाहिए। द इंसेंटिव स्ट्रक्चर। पार्ट ए के तहत एम्प्लॉय को मैक्सिमम 15,000 रुपीस तक का 1 टाइम इंसेंटिव मिलता है। ये अमाउंट 2 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये 7,500 रुपीस तक हो सकती है। ये तब मिलेगी जब एम्प्लॉय 6 कंटिन्यूअस मंथ्स की सर्विस कंप्लीट कर लेगा और उनका ECR फाइल हो चुका होगा। स्पेशल प्रोविजन। सीजनल इंडस्ट्रीज के लिए अगर पिछले 12 महीनों में टोटल 6 महीने का कंट्रीब्यूशन भी है, भले ही कंटिन्यूअस ना हो, तब भी एम्प्लॉय एलिजिबल माना जाएगा। कैलकुलेशन फॉर्मूला। इट इज कैलकुलेटेड एज हाफ ऑफ द एवरेज EPF वेज फॉर द 6 कंटिन्यूअस कंप्लीटेड मंथ्स। सेकंड इंस्टॉलमेंट ये रिमेनिंग बैलेंस होगा टोटल 15,000 कैप के अंडर। ये तब मिलेगा जब एम्प्लॉय 12 कंटिन्यूअस मंथ्स कंप्लीट कर लेगा। क्रिटिकल कंडीशन। सेकंड इंस्टॉलमेंट पाने के लिए एम्प्लॉय को EPFO पोर्टल पर अवेलेबल फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स कंप्लीट करना अनिवार्य है। ये कोर्स पर्सनल फाइनेंस और सेविंग्स पर फोकस करता है। टेक्नोलॉजिकल मैंडेट। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट नोट करें। फर्स्ट टाइमर्स के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट करते समय फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करना मैंडेटरी है, जो उमंग मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। विदाउट फेस ऑथ ये इंसेंटिव प्रोसेस नहीं होगा। पेमेंट सीधा एम्प्लॉय के आधार सीडेड बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आएगा। अब बढ़ते हैं एम्प्लॉयर्स की तरफ। पार्ट बी इज डिजाइन्ड टू स्टिम्युलेट नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। ड्यूरेशन ऑफ सपोर्ट। यहाँ एक स्ट्रेटेजिक डिस्टिंक्शन है। जनरल सेक्टर्स सभी एस्टैब्लिशमेंट्स को हर नए एलिजिबल एम्प्लॉय के लिए 24 मंथ्स यानी 2 साल तक इंसेंटिव मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को बूस्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स को 48 मंथ्स यानी 4 साल तक इंसेंटिव मिलेगा। ये सिर्फ एक बेनिफिट नहीं बल्कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक पावरफुल कदम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
क्राइटेरिया, बेसलाइन और थ्रेशहोल्ड। एम्प्लॉयर को इंसेंटिव तभी मिलेगा जब वो अपने बेसलाइन से ऊपर नई जॉब्स क्रिएट करेंगे। बेसलाइन कैलकुलेशन, एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड बिफोर 31 जुलाई 2024। आपका बेसलाइन एवरेज एम्प्लॉइज फ्रॉम 1 अगस्त 2024 टू 31 जुलाई 2025 होगा। न्यू एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड आफ्टर 1 अगस्त 2025, आपका बेसलाइन फिक्स्ड 20 होगा। इसका मतलब है कि आपको बेनिफिट्स तब मिलेंगे जब आप 20 एम्प्लॉइज के ऊपर हायरिंग करेंगे और थ्रेशहोल्ड क्रॉस करेंगे। थ्रेशहोल्ड लिमिट, अगर आपका बेसलाइन 50 से कम है तो आपको कम से कम 2 एडिशनल एम्प्लॉइज ऐड करने होंगे। अगर आपका बेसलाइन 50 या उससे ज्यादा है तो आपको कम से कम 5 एडिशनल एम्प्लॉइज ऐड करने होंगे। इंसेंटिव अमाउंट कैलकुलेशन, एम्प्लॉयर को मिलने वाला इंसेंटिव एम्प्लॉय के ईपीएफ वेज पर डिपेंड करता है। इफ ईपीएफ वेज इज लेस देन 10,000 रुपीज, इंसेंटिव इज 10% ऑफ ईपीएफ वेज, मैक्सिमम 1,000 रुपीज। ये एक एडिशनल रिस्क मिटिगेशन मेजर है लो वेज वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इफ ईपीएफ वेज इज मोर देन 10,000 रुपीज बट लेस देन 20,000 रुपीज, फिक्स्ड 2,000 per month. If EPF wage is more than 20,000 rupees but less than 1 lakh rupees, fixed 3,000 per month. Formula for net additional employment. SOP के अनुसार मंथली इंसेंटिव इस फॉर्मूला पर बेस होगा. It is the lower of total employees in the current month minus baseline, total number of eligible new employees. इसका मतलब ये है कि अगर आपने नए लोग हायर किए लेकिन पुराने लोग छोड़ गए तो आपको सिर्फ नेट ग्रोथ पर ही इंसेंटिव मिलेगा। अब हम बात करते हैं कंप्लायंस और टेक्निकलिटीज की, जो ऑडिट की नजर से बहुत जरूरी है। ईपीएफ वेज कैलकुलेशन, इंसेंटिव कैलकुलेट करने के लिए ईपीएफ वेज निकालना जरूरी है। इसका फॉर्मूला रिवर्स कैलकुलेशन मेथड यूज करता है बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन। फॉर्मूला है ईपीएफ वेज इक्वल्स टोटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट इनटू 100 डिवाइडेड बाय 24 अगर रेट 24% है, या फिर डिवाइडेड बाय 20 अगर रेट 20% है। पेमेंट साइकिल, फर्स्ट साइकिल, पहले 6 महीने का इंसेंटिव एक साथ लंप सम में मिलेगा जब 6th मंथ का ईसीआर फाइल हो जाएगा। सब्सिक्वेंट साइकिल्स, उसके बाद पेमेंट मंथली बेसिस पर होगा। हर महीने सिस्टम पिछले पेमेंट्स को एडजस्ट करके नेट पेएबल अमाउंट कैलकुलेट करेगा। एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स, जो एस्टैब्लिशमेंट्स एग्जेम्प्टेड हैं और अपना ट्रस्ट मेंटेन करते हैं वो भी स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। उन्हें ईपीएफओ को मंथली रिटर्न्स फाइल करने होंगे और अपने एम्प्लॉइज के लिए यूएएन जनरेट करना होगा यूजिंग द सेम फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। डिस्क्वालिफिकेशंस, बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सेक्शन 7A, 7B या 7C के अंडर इंक्वायरी पेंडिंग है या ईपीएफओ ने कोई एफआईआर फाइल की है फ्रॉड के लिए या फिर पुरानी स्कीम्स जैसे एबीआरवाई में कोई इरेगुलरिटी पाई गई है, तो वो एस्टैब्लिशमेंट पार्ट बी इंसेंटिव्स के लिए एलिजिबल नहीं होगी। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रोबस्ट क्रॉस गवर्नमेंट डेटा कन्वर्जेंस सिस्टम बनाया है। आपका डेटा सिर्फ ईपीएफओ तक सीमित नहीं रहेगा। वेरिफिकेशन के लिए डेटा शेयर किया जाएगा विद जीएसटीएन, जीएसटी डेटा, सीबीडीटी, इनकम टैक्स, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ईएसआईसी। एक डेडिकेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत अगर डेटा में मिसमैच पाया गया, जैसे कि बिजनेस एक्टिविटी कम है पर हायरिंग हाई दिखाई गई है, तो इंसेंटिव्स रोक दिए जाएंगे। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी आइडेंटिफाई होने पर स्ट्रिक्ट पेनल्टी क्लॉज भी लागू होगा। इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि आपका कंप्लायंस रिकॉर्ड 100% क्लीन और वेरीफाएबल हो। इस डिटेल्ड एनालिसिस से एक बात साफ होती है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ एक सब्सिडी स्कीम नहीं है, ये इंडिया के एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने का एक ब्लूप्रिंट है। एम्प्लॉयर्स के लिए ये एक सुनहरा मौका है अपने वर्कफोर्स को एक्सपैंड करने का, कॉस्ट ऑफ हायरिंग को कम करने का और मैन्युफैक्चरिंग जैसे कोर सेक्टर्स में प्रोडक्शन बढ़ाने का। 4 साल का एक्सटेंडेड सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिलीफ है जो ग्लोबल कंपेटिटिवनेस को बढ़ा सकता है। एम्प्लॉइज के लिए, खासकर हमारे युवा साथियों के लिए, ये पहला कदम है फॉर्मल इकोनॉमी में एंटर करने का, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने का और एक सिक्योर फ्यूचर बनाने का। 15,000 रुपए का इंसेंटिव और फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स उन्हें न सिर्फ आर्थिक मदद देता है बल्कि उन्हें फाइनेंशियली समझदार भी बनाता है। ये स्कीम विकसित भारत @2047 के सपने को पूरा करने के लिए एक नींवे का पत्थर है। ये हमें याद दिलाता है कि ग्रोथ तभी सस्टेनेबल होती है जब वो इंक्लूसिव हो, जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों साथ मिलकर तरक्की करें। To conclude, let us summarize the critical checkpoints for you. Registration period 108-2025 to 3107-2027. Dates को मार्क कर लें। For employees, Part A benefit के लिए फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू UAN जनरेट करें और फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स जरूर कंप्लीट करें। For employers, अपना बेसलाइन एक्यूरेटली कैलकुलेट करें, August 24 to 25 एवरेज और थ्रेशोल्ड लिमिट्स को मेंटेन करें, +2 और +5। डॉक्यूमेंटेशन, ECR फाइलिंग रेगुलर रखें और आधार सीडिंग और पैन लिंकिंग इंश्योर करें ताकि डीबीटी पेमेंट्स में कोई रुकावट ना आए। कंप्लायंस, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस से बचे और क्लीन रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। हमें उम्मीद है कि ये डिटेल्ड वॉक थ्रू आपको पीएमवीबीआरवाई स्कीम के हर पहलू को समझने में मददगार साबित हुआ होगा। ये इनिशिएटिव हम सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू बिल्ड अ स्किल्ड, फॉर्मल एंड प्रॉस्पेरस इंडिया। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। जय हिंद।